नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के दौर में। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत है और हमारा मिशन है इन स्रोतों से गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी वंशों की खास बातें निकालना। कौन थे अहम सुल्तान, उनकी नीतियां क्या थीं और कुछ मजेदार किस्से। जैसे क्या आपको पता है कि एक सुल्तान की मौत पोलो खेलते हुए हो गई थी, या किसी को लाख बख्श क्यों कहते थे? चलिए पता करते हैं। तो शुरुआत गुलाम वंश से 1206 से 1290 तक। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक इन्हें फाउंडर मानते हैं ना? हाँ, ऐबक को ही पहला शासक माना जाता है। और वो लाख बख्श वाली बात, वो इसलिए क्योंकि कहते हैं वो लाखों का दान देता था, बड़ा उदार था। और कुरान खां? जी, क्योंकि वो कुरान बहुत सुरीले अंदाज में पढ़ता था। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का काम भी उसी ने शुरू किया। लेकिन अंत बड़ा अजीब हुआ। लाहौर में पोलो मतलब चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गया और मौत। बिल्कुल। उसके बाद इल्तुतमिश आया। कई लोग उसे ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। अच्छा, ऐबक का गुलाम था ना, वो गुलाम का गुलाम भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, ऐबक खुद गुलाम था और इल्तुतमिश उसका गुलाम। पर इल्तुतमिश ने सल्तनत को स्टेबिलिटी दी। उसने पहली बार प्योर अरबी स्टाइल के सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। ये टका और जीतल नाम तो सुने हैं। हाँ, और उसने सिक्कों पर टकसाल मतलब मिंट का नाम लिखवाने की शुरुआत भी की। ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप था। और उसने मंगोल खतरे का भी सामना किया था, चंगेज खान। जी हाँ, उसने बड़ी डिप्लोमेसी से चंगेज खान के हमले से सल्तनत को बचाया और बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि ली। ये बहुत बड़ी बात थी। इस उपाधि का मतलब क्या था सल्तनत के लिए? मतलब क्या फर्क पड़ा? इससे दिल्ली सल्तनत को एक लेजिटिमेसी मिली, एक पहचान, इस्लामी दुनिया में एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा। और हाँ, उसके न्याय के भी किस्से हैं। कहते हैं महल के बाहर संगमरमर के शेर थे, उनकी घंटियां बजाकर कोई भी इंसाफ मांग सकता था। इंटरेस्टिंग। और फिर इल्तुतमिश के बाद आए रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासिका। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस वक्त के समाज के लिए। उन्होंने पुरुषों की तरह शासन करने की कोशिश की, लेकिन चल नहीं पाया ज्यादा, है ना? हाँ, तुर्क सरदार जो अमीर थे उनके खिलाफ हो गए। उनका शासनकाल छोटा ही रहा। फिर आया बलबन 1266 के आसपास। उसकी रक्त और लौह की नीति बड़ी फेमस है। ये क्या थी? सुनने में ही कठोर लगती है। बिल्कुल, बलबन का मानना था कि सुल्तान का पद दैवीय है, नियामत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर की छाया। उसने सुल्तान की पावर और प्रेस्टीज बढ़ाने पर जोर दिया। तो रक्त और लौह मतलब विद्रोहियों से सख्ती। हाँ, दुश्मनों और विद्रोहियों के लिए कोई रहम नहीं। उसने ईरानी दरबार की तरह सिजदा और पाबोस शुरू किया। सिजदा मतलब घुटनों पर बैठना, पाबोस मतलब सुल्तान के पैर चूमना। बाप रे, काफी सख्त। और उसने सेना के लिए भी कुछ किया था। जी, उसने एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने अर्ज, सेना को मजबूत करने के लिए। गुलाम वंश के बाद आए खिलजी 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया, पर स्टार तो अलाउद्दीन खिलजी था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी। उसने कहा कि राज्य धर्म से ऊपर है और खुद को सिकंदर ए सानी मतलब दूसरा अलेक्जेंडर कहलवाया। ओह, और चित्तौड़ वाला किस्सा, रानी पद्मिनी, वो भी इसी वक्त का है। हाँ, वो कहानी अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान से जुड़ी है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में इसका जिक्र है। हालांकि हिस्टोरियंस इसकी ऐतिहासिकता पर पूरी तरह सहमत नहीं है। उसने विद्रोह रोकने के लिए बड़े कड़े ऑर्डिनेंस भी जारी किए थे। बिल्कुल, 4 मुख्य अध्यादेश थे। अमीरों से जमीन वापस लेना, गुप्तचर सिस्टम बनाना, शराब और नशे पर रोक, और अमीरों की दावतों और मेलजोल पर पाबंदी। और उसकी बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल। वो क्यों? उसका मेन मकसद था मंगोलों से लड़ने के लिए एक विशाल सेना रखना और उसका खर्चा कम करना। उसने हर चीज का दाम फिक्स कर दिया। अच्छा, मतलब अनाज से लेकर घोड़ों तक? हाँ, लगभग हर जरूरत की चीज का। और मलिक कबूल नाम के अफसर को शहनाए मंडी यानी बाजार कंट्रोलर बनाया, जो इसे सख्ती से लागू करता था। क्या ये सफल हुई? जब तक अलाउद्दीन जिंदा रहा, काफी हद तक सफल मानी जाती है। उसने पहली बार जमीन नपवाकर लगान तय किया, उपज का 50%। 50%? हाँ, और टैक्स कलेक्शन के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग बनाया,
घरी कर यानी हाउस टैक्स और चराई कर यानी जानवरों पर टैक्स भी लगाया। और मलिक काफूर 1000 दिनारी। हाँ, वो उसका बहुत काबिल सेनापति था। गुजरात जीतने पर उसे हासिल किया गया था। खिलजियों के बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक से। कहते हैं उसके राज में भेड़िया भी भेड़ की तरफ नहीं देखता था। हाँ, न्याय के लिए मशहूर था। लेकिन इस वंश का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, उसके बारे में बहुत सुना है। बहुत पढ़ा लिखा था पर योजनाएं फेल हो गईं। बिल्कुल, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिसिन सब जानता था। कृषि के लिए दीवाने अमीर कोही नाम का विभाग भी बनाया। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। हाँ, वो एक बड़ा कदम था। सोचा तो शायद ठीक था पर प्रैक्टिकल नहीं रहा। लोगों को बहुत परेशानी हुई। फिर सांकेतिक मुद्रा मतलब टोकन करेंसी चलाई। तांबे के सिक्के चांदी की वैल्यू पे। जी, लेकिन उस पर राज्य का कंट्रोल नहीं रहा। बहुत जाली सिक्के बन गए, पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। इसी के टाइम में इब्न बतूता भी आया था मोरक्को से। हाँ, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी बनाया, फिर चीन एम्बेसडर बनाकर भेजा। उसकी किताब रेहला उस वक्त की बहुत अच्छी जानकारी देती है। ये भी सुना है कि वो होली जैसे हिंदू त्योहारों में हिस्सा लेता था। जी, ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान माना जाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसने तो काफी अच्छे काम किए ना। हाँ, फिरोज शाह तुगलक लोक कल्याण के कामों के लिए जाना जाता है। रोजगार दफ्तर, खैराती अस्पताल, दारुल शफा, दान विभाग, दीवाने खैरात। गुलामों के लिए भी एक अलग विभाग था, दीवाने बंदगान। और नहरें, सिंचाई के लिए। हाँ, उसने नहरों का एक बड़ा नेटवर्क बनवाया और सिंचाई पर एक टैक्स भी लगाया, हक ए शर्व। लेकिन उसी ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। ओह, और अशोक के स्तंभ दिल्ली लेकर आया। जी, टोपरा और मेरठ से संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। उसके लिए एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था। लेकिन इस वंश का अंत तो बड़ा खराब हुआ। कहते हैं आखिरी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह के वक्त सल्तनत बस दिल्ली से पालम तक रह गई थी। हाँ, सल्तनत बहुत कमजोर हो गई थी और फिर 1398 में तैमूर का हमला हुआ। उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा और सल्तनत की कमर तोड़ दी। फिर आया आखिरी वंश, लोधी वंश, 1451 से 1526। ये अफगान थे हैं? हाँ, ये पहले अफगान शासक थे दिल्ली के। संस्थापक बहलोल लोदी था। उसने जौनपुर को जीता था और बहलोली सिक्का चलाया। लेकिन इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक शायद सिकंदर लोधी था। बिल्कुल, सिकंदर लोदी सबसे काबिल था। उसी ने 1504 में आगरा शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। वही आगरा जो बाद में मुगलों की राजधानी बना। जी, जमीन नापने के लिए उसने गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया। वो खुद गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था। शहनाई का शौकीन था। लेकिन कुछ कट्टर नीतियां भी थीं। हाँ, उसने ताजिए निकालने पर रोक लगा दी थी और पीरों की मज़ारों पर महिलाओं के जाने पर भी। लेकिन अनाज पर से ज़कात यानी टैक्स हटा दिया था, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली। और फिर अंत में इब्राहिम लोदी, आखिरी सुल्तान। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर के साथ और बाबर जीत गया। हाँ, इब्राहिम लोदी मारा गया और यहीं दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की कहानी। लगभग 325 साल, ऐबक की दरियादिली से लेकर इब्राहिम लोदी के पतन तक। कितने उतार चढ़ाव। बिल्कुल, ये सिर्फ सुल्तानों की कहानी नहीं है। इस पूरे दौर ने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन, करेंसी, आर्किटेक्चर, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर भी अपनी छाप छोड़ी। हाँ, जैसे अलाउद्दीन का मार्केट कंट्रोल या फिर फिरोज तुगलक की नहर। जी, इनकी कई नीतियां आगे के लिए भी अहम साबित हुईं। और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। इतने सारे राजवंश बदले, इतने अंदरूनी झगड़े हुए, बाहर से हमले हुए, फिर भी ये दिल्ली सल्तनत करीब 320 साल तक कैसे कायम रही? क्या यह सिर्फ मिलिट्री पावर थी या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और कल्चरल अडेप्टेशन का भी इसमें कोई रोल था? सोचिएगा जरूर।